हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे कि आपको क्लास 10 साइंस का पेपर कैसे लिखना है। अभी तक हमने पूरे साल पढ़ाई की, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, पर अभी हमारा टाइम आ गया है कि हम एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करते हैं और अपना पेपर एग्जामिनर को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इस बारे में बात करेंगे कि हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तुमको कैसे पेपर लिखना है, किस तरीके से पेपर को प्रेजेंट करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ एग्ज़ाम में क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप लिखोगे तो आपको इजीली और इफेक्टिवली मार्क्स दिए जाएंगे, वो सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनसीईआरटी के बारे में। तो अभी आपको एग्ज़ाम का वक्त आ गया है, तो रेफरेंस बुक से ज़्यादा आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही आता है। मैंने क्लास में बहुत बार कहा है, मैं उस चीज़ को वापस से रिपीट करूँगी। 10th और 12th के लिए एनसीईआरटी ही गीता है। तुमको एनसीईआरटी एकदम बराबर से पढ़ने आना चाहिए। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे कोई भी डाउट्स है, कुछ भी सॉल्यूशंस बाकी हैं, तो रीड एनसीईआरटी thoroughly फॉर इट। यू हैव टू प्रिपेयर विद इन द एनसीईआरटी, फ्रॉम द एनसीईआरटी एंड बाय द एनसीईआरटी। तुमको उसी से ही पढ़ना है। दूसरी बात, एनसीईआरटी में जो ब्लू क्वेश्चंस दिए हैं, एक्सरसाइज दिए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हैं, या फिर उसके अलावा तुम्हारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, वो तुमको एकदम अच्छे से सॉल्व करके रखना है। एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बार बार प्रेफर करने हैं। प्रैक्टिस तुमको इस वक्त पे क्या करेगा, काफ़ी परफेक्ट बनाएगा। तो जितने भी केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस हैं, वो बार बार 10 बार 15 बार 20 बार तुमको इन्फिनिट टाइम्स लिख के देखना है कि तुमसे वो हो रहा है या नहीं। इसके अलावा फिजिक्स में जो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स है, एग्जाम्पल्स में, एक्सरसाइज में, वो भी तुमको बार बार रिपीट करने हैं। ठीक है, ये तुम्हारा सबसे पहला टिप है। पहला टिप क्या है कि एनसीईआरटी तुमको पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी मतलब क्या कि तुमको एनसीईआरटी में कौन सा क्वेश्चन कहाँ दिया गया है, कौन सा डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ किया गया है, लेबलिंग कैसे की गई है, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए गए हैं, वो सारी टेक्निक्स तुमको एनसीईआरटी से पता होनी चाहिए। रेफरेंस बुक्स पे हम इस वक्त ज़्यादा फोकस करेंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ध्यान किस पर देना है, एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी आपको क्या करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप ये है कि एग्ज़ाम लिखते वक्त आपकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए। आपका राइटिंग से पता चलना चाहिए सामने वाले को कि आपने जो वर्ड्स लिखे उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है। तो राइटिंग एकदम अच्छे से लिखनी है, कहीं पर भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको गंदा नहीं करना है, स्क्रिबल नहीं करना है, चीज़ों को एकदम क्लीनली नीटली पेपर को प्रेजेंट करना है। पेपर आपका जितना नीट और क्लीन प्रेजेंट होगा, उतना ज़्यादा अच्छा आप एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर करोगे। तो पेपर एकदम क्लीन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप पेपर लिख रहे हो, तो अगर आपकी ये आंसर कॉपी है, तो आंसर कॉपी का आपको मान लो ये शीट दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पेंसिल से इस साइड पे एक लाइन और इस साइड पे एक लाइन बनानी है। इस साइड पे आप अपने क्वेश्चन है अगर 1, तो 1 का ए इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो। और यहाँ पर फिजिक्स में अगर कोई न्यूमेरिकल है, केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन है, तो उसका रफ वर्क आपको चाहिए, तो आपको इसी पेज पर अपना रफ वर्क भी कर सकते हो आसानी से। इस तरीके से जो आपका मेन कंटेंट है, जो कि आप बीच में लिखने वाले हो, वो कंटेंट आपका एकदम क्लियरली विजिबल होगा एग्जामिनर को, और आपका पेपर काफ़ी सिस्टमैटिक और ऑर्डर्ड लगेगा। तो पेपर लिखते वक्त ये ध्यान रखना है कि इस साइड आपको एक एक्स्ट्रा लाइन बना लेनी है, उसमें क्वेश्चंस के नंबरिंग वगैरह प्रॉपरली करने हैं, सूटेबल लगे इस तरीके से, और दूसरे साइड पे एक लाइन बनानी है जिसमें आपको रफ वर्क करना है, ताकि पेपर और ज़्यादा प्रेजेंटिंग लगे। ये तो हो गया पेपर लिखने की टेक्निक। जहाँ पर भी डायग्राम्स है, आपको पेंसिल से ड्रॉ करने हैं, पर रिएक्शंस पेंसिल से लिखना नहीं है। ये बार बार मैं रिपीट करती हूँ क्लास में, और यहाँ पर भी रिपीट कर रही हूँ कि केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस पेंसिल से लिखने नहीं है। बी वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर। लिखो, तुम अपना जो भी आंसर है वो तुम क्या करो, पेन से लिखो। तुमको पेंसिल से लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम्स को भी आप पेंसिल से ड्रॉ करो, जहाँ पर भी आपको लग रहा है लेबलिंग करो, लेकिन कभी भी आपको रिएक्शंस पेंसिल से लिखने नहीं है। ये पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है, तीसरी बात आपको हमेशा याद रखनी है कि न्यूमेरिकल का सोल्यूशन आपको एकदम नीट एंड क्लीन वे में स्टेप बाय स्टेप आपको रिप्रेजेंट करना है। अगर न्यूमेरिकल आप पूरे स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो करते हो, कहीं पे अगर आंसर गलत भी हो गया है तो बाकी के स्टेप्स के मार्क्स इंक्लूडेड होते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना पेपर प्रेजेंट करना है। अब आ जाते हैं हम कौन से टॉपिक है
जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पढ़ने हैं, जो ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, और ये दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है, जो वीक हैं उनके लिए भी और जो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अपने क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, एज इन जनरल ये सब के लिए है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री में हमें सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर फर्स्ट, और वो चैप्टर हमने बहुत बार पढ़ा है, हमको वो चैप्टर एकदम अच्छे से पता है, हमको एकदम अच्छे से आता है, तो हमें बार बार करना है। उसमें चैप्टर फर्स्ट का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अभी हमने लिख लिया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब इसमें से कौन से टॉपिक्स हैं जो तुमको बहुत अच्छे से पढ़ने चाहिए, जिससे आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो? वो है, सबसे पहले आपको क्या करना है, बैलेंसिंग। जो आपके केमिकल रिएक्शन है उनका बैलेंसिंग आपको एकदम प्रॉपरली आना चाहिए। बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरी टिप क्या रहेगी, जितने भी रिएक्शंस हैं उनको क्या करना है, रिपीट करना है। रिपीट एंड रीराइट, दिस इज़ व्हाट आई विल प्रेफर, कि आपको क्या करना है, रिपीट और रीराइट करना है रिएक्शंस को। जितनी बार आप रिएक्शंस लिख के प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनोगे। दूसरा, आपको इस चैप्टर में पढ़ना है जो हमारे बेसिक केमिकल रिएक्शंस है, जैसे कि आपका दिया हुआ है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कई बार अलग तरीके से भी पूछा गया है कि हाउ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है इसमें, आपको क्या करना है, इन सारे टॉपिक्स को एक बार एकदम अच्छे से याद कर लेना है। इनकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन फॉर एग्जांपल अगर आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख रहे हैं तो दो और दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर आप उसकी रिएक्शन लिखो, फिर आप रिएक्शन में बता दो कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। इस तरीके से आपको अपने आंसर्स को प्रिपेयर करना है। और थर्ड टॉपिक बट नॉट द लास्ट, इसमें है आपका कोरोजन और एसिडिटी। जनरली एग्जाम में कोरोजन और एसिडिटी से हर साल ही एक क्वेश्चन आया है कि कोरोजन और एसिडिटी क्या होती है, या क्यों हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं चिप्स के पैकेट्स में। तो आपको ये टॉपिक भी क्या होना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। इस तरीके से आप क्या करेंगे, कोरोजन और एसिडिटी को भी एकदम अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक एकदम क्लियर होना चाहिए फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में आपको ये सारे टॉपिक्स एकदम अच्छे से आने चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो उसमें आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो पीएच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा टॉपिक ही दिया हुआ है पीएच इन एवरीडे लाइफ, और उसमें हमने किसके किसके बारे में सीखा है, हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखा है कि सॉइल में कैसे पीएच होता है, टूथपिक का पीएच क्या होता है, या फिर हमारे स्टमक का पीएच किस तरीके से चेंज होता है। तो ये सॉइल, टूथ डीके और तुम्हारा हो गया तुम्हारे स्टमक का पीएच, ये जो इसमें टॉपिक्स मेंशन किए हैं ये आपको एकदम प्रॉपरली आने चाहिए। इसके अलावा एसिड बेस के केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शंस है एसिड और बेसिस के, वो भी आपको एकदम अच्छे से पता होने चाहिए। जो केमिकल रिएक्शन है आपके एसिड बेस के, वो आपको एकदम अच्छे तरीके से याद हो। आपने वो रिएक्शंस लिखकर प्रैक्टिस किए होंगे, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो उसमें स्कोर करने में आपको आसानी होगी। तीसरा टॉपिक हो गया हमारे, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की गई हैं बेकिंग सोडा की या ब्लीचिंग पाउडर की या फिर आपकी वॉशिंग सोडा की, इनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की गई हैं। ब्लीचिंग पाउडर की गई है, बेकिंग सोडा की गई है, वॉशिंग सोडा की गई है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक स्टूडेंट्स यू हैव टू स्टडी देम बिकॉज दिस विल हेल्प यू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स। ठीक है, तो बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड वॉशिंग पाउडर के जो केमिकल इक्वेशंस है वो आपको आने चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस and water of crystallization. Some students mainly in the chemistry exam actually ignore the question from the water of crystallization, पर water of crystallization एक important topic है जो 2 मार्क में हर साल पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये दोनों ही टॉपिक्स आपको इसमें ऐड करने हैं और ये आपको अच्छे से आना चाहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, उसका क्या यूज़ है, या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। ये टॉपिक्स आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। तो ये आपका कुछ टॉपिक जो मैंने मेंशन किए हैं सेकंड चैप्टर से, वो आप सबको आने चाहिए। अब आ जाते हैं थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर आपका है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है,
मेटल और नॉन मेटल्स में कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो आप ज़रा देख लें। मेटल्स और नॉन मेटल्स में आपको पहले तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स पता होनी चाहिए कि मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी क्या है, ये आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए। तो पहला टॉपिक क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, ये आपको एग्ज़ाम के लिए एकदम अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, आपको बार बार आना ही चाहिए। अगर आपको कभी भी पूछा गया तो आपको ये क्वेश्चंस आने चाहिए। सेकंड टॉपिक है आपका रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में, जिसमें उन्होंने बोला गया है कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग और इसके अलावा रोस्टिंग के बारे में क्वेश्चंस है। तो वो आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मैंने क्लास में भी आपको बार बार करवाया है वो आपको एक बार एकदम अच्छे से देख लेनी है। मेनली इसमें देख लेना है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, क्योंकि इसके रिएक्शन और इसका डेफिनेशन आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पढ़ना है। थर्ड है आपका, थर्ड टॉपिक इसमें से आ सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड भी एक वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जाम में, अलग अलग तरीके से 2 मार्क और 3 मार्क में पूछा जाता है। तो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड भी एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस चैप्टर में है आपका इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो आपका ये जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है एंड है, उसी के साथ है आपका प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो ये जो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन है, ये आपको क्या करना है, आपको ये सब भी आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ों में दिक्कत होगी तो फिर आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक जा सकता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, दे आर वेरी इजी टॉपिक्स, यू कैन इजीली रिमेंबर एंड यू हैव टू कंपल्सरी स्टडी फॉर द एग्जाम्स। तो ये हो गए हमारे चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लास्ट चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का, दैट इज 4th चैप्टर, जो कि है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपको क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है और आपको एग्जाम में हेल्प कर सकता है बहुत ज़्यादा। उसमें सबसे पहला है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि कार्बन किस तरीके से रिएक्ट करता है दूसरे कंपाउंड के साथ। तो ये जो आपका वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन है वो आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए। सेकंड टॉपिक होगा आपका इसमें, वो होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर। जो आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर है, जो कि बहुत बार पूछा गया है, मैंने क्लास में भी करवाया है आपको, और आपको वो एकदम अच्छे से आना चाहिए। तो वो IUPAC नॉमेनक्लेचर, उसके साथ होमोलॉगस सीरीज, ये दोनों क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन आ सकता है आपका इससे, तो आपके जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, या फिर आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, वो सब आपको इसमें से पूछे जा सकते हैं। ऑक्सीडेशन हो गया आपका, एडिशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, ये सब आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में बार बार। तो आपको ये भी प्रिपेयर करने हैं एग्जाम के लिए खासकर। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे जो टॉपिक है, जो हमने बार बार क्लास में भी किए गए हैं, मैंने बोला भी गया है कि इम्पॉर्टेंट है, वो है आपके प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड एंड एस्टरिफिकेशन। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल, इथेनॉइक, एंड आपको पढ़ना है एस्टरिफिकेशन एंड सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। इसमें से एस्टरिफिकेशन और सेपोनिफिकेशन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये टॉपिक्स एकदम अच्छे से पता होने चाहिए। इसके साथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल, इथेनॉइक, ये सब भी बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है। वाई एसिटिक एसिड इज़ नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये सब आपसे बार बार पूछा जाता है, तो आपको ये भी पता होने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पूरे चैप्टर का, जिससे हर साल हर बार क्वेश्चन आया है, दैट इज़ आपका मिसेल। जो आपका मिसेल टॉपिक है, इससे हर बार, जो कि क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप के अंदर आता है, वो आपको हर बार आना ही चाहिए। आपको ये बार बार पढ़ना है और आपको बार बार एग्जाम्स के लिए इसको बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर करना है। ये स्कोरिंग क्वेश्चन है और इससे आपको आ सकते हैं, बार बार पूछा जा सकता है, तो यू शुड रिमेंबर दैट। दिस इज़ ऑल अबाउट केमिस्ट्री। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इन केमिस्ट्री, बिकॉज इट इज़ पर्टिकुलरली माई सब्जेक्ट एंड दोज पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, दे माइट बी माई स्टूडेंट, दे माइट नॉट बी माइन, बट आई एक्चुअली वॉन्ट टू एड दिस कि केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस एकदम सही लिखने हैं, रिएक्शंस के मार्क्स दिए जाते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, रिएक्शन को पेंसिल से नहीं लिखना है, पेपर अच्छे से प्रेजेंट करना है और कॉन्फिडेंस रखना है। एग्ज़ाम आपकी
टेस्ट है, एग्ज़ाम आपको डराने के लिए नहीं है, एग्ज़ाम आपकी क्वालिटीज़ को चेक करने के लिए है, तो उसको काफ़ी पॉजिटिव नोट में लेना है और यही मेरी आप सबसे आशा है। अब आ जाते हैं बायो पार्ट पे। बायो पार्ट में आपको कौन से चैप्टर और कौन सा चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पढ़नी चाहिए बायोलॉजी में, वो है सबसे पहला बायो का चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस जो कि एक काफ़ी लेंदी चैप्टर है, जो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स होल्ड करता है। उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है और आपका जो न्यूट्रिशन है वो अमीबा में कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑटोट्रॉपिक वर्सेस हेटेरोट्रॉपिक, ये एकदम अच्छे से टॉपिक आना चाहिए। इसके साथ आपको चाहिए कि आप इसके साथ न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये टॉपिक आप एकदम अच्छे से अपना बाय हार्ट कर ले और आपको एकदम अच्छे से टॉपिक आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स अगेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल 4 मार्क 3 मार्क में पूछा जाता है कि आपके ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन कैसे होता है, माउथ से एनस तक किस तरीके से प्रोसेस जाती है, तो वो भी पूछा जाता है। तो आपको ये डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स एकदम अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हो गया आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और ग्लूकोज पाथवे दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये बार बार पढ़ना है, ये बार बार आपसे पूछा जाएगा, आपको आना ही चाहिए। इसके अलावा हार्ट और डबल सर्कुलेशन, ये दोनों ही आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। हार्ट भी हर बार पूछा जाता है, हर बार हार्ट के डायग्राम बनाने के लिए बोले जाते हैं। तो हार्ट और डबल सर्कुलेशन ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। आर्टरीज और वीन्स का रोल पता होना चाहिए क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको लिम्फ क्या होता है, जो कि इसी में ऐड ऑन कर लेना है। लिम्फ भी आपसे बार बार पूछा जाता है कि लिम्फ क्या है, लिम्फ का क्या काम है, लिम्फ किस तरीके से पार्टिकल्स को पहुंचाता है, ठीक है। इसके अलावा सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका ट्रांसपीरेशन, ट्रांसलोकेशन एंड रोल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, ये भी आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर में कंसिस्ट होते हैं। ये चैप्टर ही काफ़ी लेंदी है, तो आपको ये चैप्टर एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कि ट्रांसपिरेशन क्या है, रोल ऑफ जाइलम फ्लोएम क्या है, ये सब आपको पता होने चाहिए। और सबसे लास्ट बट अगेन नॉट द लीस्ट टॉपिक जो है आपका एक्सक्रीशन, कि एक्सक्रीशन किस तरीके से होती है ह्यूमन बीइंग में। नेफ्रॉन का डायग्राम दिया हुआ है, वो आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन क्या होती है, क्या किस तरीके से डिलीवर होता है, वो आपको एकदम अच्छे से होना चाहिए। तो ये टॉपिक्स है लाइफ प्रोसेसेस में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। एडिशनल टिप इस चैप्टर के लिए आपको हार्ट की और इसके अलावा आपको जो आपका नेफ्रॉन है उसके डायग्राम्स एकदम अच्छे से आना चाहिए। आपका डायग्राम ड्रॉ करने का स्किल अच्छा होना चाहिए। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का भी डायग्राम बार बार पूछा गया है, तो हार्ट, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नेफ्रॉन और जो एक्सक्रीशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स है उसके डायग्राम्स बार बार पूछे गए हैं। तो आपका जो डायग्राम मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ड्रॉ डायग्राम्स वेरी प्रॉपरली बिकॉज दिस विल एड द एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क्स दैट यू नीड टू स्कोर गुड इन द एग्जाम्स। तो ड्रॉ डायग्राम्स प्रॉपरली। नेक्स्ट चैप्टर है आपका बायोलॉजी में, दैट इज 7th कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो आपका सेकंड चैप्टर है बायोलॉजी का, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आपको न्यूरॉन्स वगैरह के बारे में बताया जाता है। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है और उसकी फंक्शन क्या है। स्ट्रक्चर और फंक्शन उसका दोनों ही आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका सेकेंड टॉपिक हो सकता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन कैसे काम करता है, ह्यूमन में रिफ्लेक्स एक्शन किस तरीके से कंटिन्यू होता है, वो आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। तीसरा टॉपिक आपका ब्रेन। ब्रेन बहुत ज़रूरी पार्ट है। ब्रेन का डायग्राम आप सबको एकदम अच्छे से आना चाहिए कि ब्रेन में क्या डायग्राम है, किस तरीके से ब्रेन को रिप्रेजेंट किया गया है, वो आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका सेकेंड लास्ट टॉपिक जो कि मुझे भी पर्टिकुलरली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, दैट इज़ आपके प्लांट के बारे में। प्लांट के जो हार्मोन्स हैं,
जैसे कि जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, उनका क्या रोल है, किस तरीके से वो बॉडी में इंटैक्ट रहते हैं प्लांट के, और किस तरीके से प्लांट को ग्रोथ में या उनकी रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो आपको प्लांट हार्मोन्स के बारे में भी एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा ह्यूमंस के हार्मोन्स भी डिस्कस किए गए हैं, जिस तरीके से जैसे कि आपके एड्रेनलिन एक है जिसको हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, तो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन डिस्कस किया गया है। इसके अलावा अलग अलग हार्मोन डिस्कस किए गए हैं जो बॉडी सिक्रीट करती है टू प्रिवेंट गॉइटर एंड मैनी डिसीज़। तो इन सब का रोल आपको पता होना चाहिए, फंक्शनिंग पता होना चाहिए, कौन सा ग्लैंड उसको सिक्रीट करता है ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें आपको ये सब चीज़ें अगर याद रहेंगी तो आप एग्ज़ाम में बेटर स्कोर कर सकते हो। हार्मोन्स के बारे में बोथ ह्यूमन एंड प्लांट्स, the structure of neuron, reflex action, brain, adrenaline, these all are the very important topics you have to remember। and again brain का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ब्रेन का डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करने आना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में और प्लांट्स में, वो दोनों ही आपको इस चैप्टर में बताया गया है। चैप्टर में आपको रिप्रोडक्शन में सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से पार्ट है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन हो गया, बडिंग हो गई, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, ये सब आपको करना है, एकदम अच्छे से आपको आना चाहिए। फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, ये सब आपको टॉपिक्स एकदम अच्छे से पता होने चाहिए कि किस तरीके से कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरीके से असेक्सुअली या रिप्रोड्यूस कर रहा है और किस तरीके से अपने ऑफस्प्रिंग्स को पैदा कर रहा है या उनको डेवलप कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ह्यूमंस में और प्लांट्स में किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। वो सबसे पहले आपको रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एक टॉपिक दिया गया है इस चैप्टर में, वो आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट किस तरीके से होता है, स्टेमन पिस्टल का रोल क्या है, कौन गैमेट पहुंचा रहा है, कौन नहीं पहुंचा रहा है, ये सब आपको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इससे आपको एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने में आसान होगा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमंस में या मेल और फीमेल दोनों ही जेंडर में क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी में जो चेंजेस आते हैं या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वो आपको एकदम अच्छे से पता होने चाहिए इस चैप्टर में कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से आपको बॉडी को ग्रो करने में या बॉडी में चेंज लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का होगा आपका मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या होना चाहिए, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें आपको डायग्राम दिया गया है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और उसमें समझाया गया है कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। ये एग्जाम में हर बार मेल और फीमेल में से कोई एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको विथ डायग्राम ये टॉपिक एकदम अच्छे से याद कर लेना है। ये स्कोरिंग भी है और ये ह्यूमन बॉडी है, तो अंडरस्टैंडिंग भी आपको ईजी होती है, बिकॉज दिस इज़ द बॉडी वी हैव ना, और हमारी बॉडी का ही एक पार्ट है और हमने उसको बायो में एकदम अच्छे से सीखा है। तो अगर हम थोड़ा सा रीड करें, डायग्राम्स ड्रॉ करें, तो हम इन सब टॉपिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दिया है कि ह्यूमन बींग्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल पर्टिकुलरली फीमेल्स में कैसे कैरी ऑन होता है और बर्थ प्रोसेसेस कैसी होती है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो इसका क्वेश्चन है, और जो ह्यूमंस में बर्थ प्रोसीजर है कि प्रेगनेंसी किस तरीके से होती है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्टिलाइजेशन ये जो टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए इस चैप्टर में पर्टिकुलरली कि ये सब टॉपिक्स है जो बार बार पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं कि क्यों ह्यूमंस में या पर्टिकुलरली फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, किस एज के बाद होता है, और वो किस तरीके से प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, या क्या होता है जब एग अनफर्टिलाइज्ड रह जाता है। तो ये जो टॉपिक्स है ये आपको थरली रीड करने हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर में, जो आपसे बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट हेरिडिटी चैप्टर है बायो में, जो कि छोटा चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। तो आपको इसमें से मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट के लिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें हर बार एक क्वेश्चन आता ही है
पी प्लांट के लिए जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट है, इट वॉज पर्टिकुलरली फॉर द पी प्लांट, तो आपको वो आना ही चाहिए, ठीक है। तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट है पी प्लांट का, वो आप देख लेंगे इस चैप्टर में। इसके अलावा हेरिडिटी और जेनेटिक इवोल्यूशन कैसे वर्क करता है वो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, पर इवोल्यूशन इस बार का पार्ट नहीं है, तो हेरिडिटी में जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा भी हमने इसमें सबसे लास्ट टॉपिक पर जो बार बार पूछा जाता है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो आपको ह्यूमन बींग्स में किस तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है और किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि जो पर्टिकुलर चाइल्ड है वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो हमको क्या करना चाहिए, पता होना चाहिए। और ये सेक्स डिटर्मिनेशन 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो आपको ये टॉपिक्स एकदम अच्छे से आने चाहिए। चैप्टर छोटा है इसीलिए चैप्टर स्कोरिंग है। मेंडल का एक्सपेरिमेंट अगर पढ़ लिया जाए, अगर हेरिडिटी क्या है वो समझ ली जाए, जेनेटिक किस तरीके से काम करता है और सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, अगर ये पता चल जाए तो आप ये चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर देते हैं। अब सबसे लास्ट पार्ट हमारे साइंस का, बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों को हार्ड लगती है, कुछ लोगों को इजी लगता है, डिपेंड करता है। तो फिजिक्स में क्या करना है आपको, फिजिक्स में कौन से टॉपिक्स है जो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। उसमें सबसे पहला आपका जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर है लाइट के बारे में। लाइट में आप सब बच्चों ने प्रैक्टिस करे ही होंगे रे डायग्राम्स। रे डायग्राम जितने भी दिए गए हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, सबके मिरर और लेंस दोनों के ही डायग्राम्स आपको एकदम अच्छे से आने चाहिए। आपका डायग्राम एकदम अच्छे से प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। इसके अलावा यूजेस क्या है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के, जो आपका यूजेस है डिस्कस किया गया है, जो हर साल 2 मार्क में पूछा ही जाता है। तो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर वो डिस्कस करने चाहिए आपको। इसके अलावा मिरर फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मिरर फार्मूला आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ मैग्नीफिकेशन क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें आपके बारे में दिया गया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है कि लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, उसमें मेनली है आपका ग्लास स्लैब के बारे में बात की गई है चैप्टर में। तो आपको ग्लास स्लैब और प्रिज्म दोनों ही आना चाहिए कि ग्लास स्लैब में कैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है और प्रिज्म में कैसे होती है, ये आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए। और एक और टॉपिक है जो कि है पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस भी आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। तो फिजिक्स में लाइट चैप्टर में आपको यही टॉपिक्स करने हैं। रे डायग्राम्स जो मिरर और लेंस के उसको बार बार प्रैक्टिस करनी है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के यूज़ पता होने चाहिए। इसके अलावा आपको मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन परफॉर्म करना है। इसके अलावा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ग्लास स्लैब और प्रिज्म में लाइट कैसे पास होती है, कैसे डेविएट होती है, व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्नेल्स लॉ, तो वो स्नेल्स लॉ क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर है आपका फिजिक्स में, दैट इज ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में क्या बात की गई है, ह्यूमन आई में आपको आई का डायग्राम और आई का किस तरीके से फंक्शन करता है वो आपको पता होना चाहिए, उसके ऑर्गन्स के बारे में पता होने चाहिए। सेकंड टॉपिक डिफेक्ट्स ऑफ आई, जैसे दिया गया है मायोपिया दिया हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया दिया हुआ है, प्रेस बायोपिया दिया है, यही तीनों मेन दिए हुए हैं और ये आपको आना ही चाहिए। इसमें से तीनों में से कोई एक टॉपिक पूछा ही जाता है, हर साल पूछा गया है, इस साल भी पूछा जाएगा। तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेस बायोपिया, ये आपको पता होना चाहिए कि ये डिफेक्ट्स क्या होते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ आई में ये 3 डिफेक्ट चैप्टर में बताए गए हैं, आपको पता होना चाहिए कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेस बायोपिया क्या है। इसके अलावा इस चैप्टर में और क्या इंपॉर्टेंट है, तो प्रिज्म से कैसे होता है लाइट का पास और किस तरीके से प्रिज्म फंक्शन करता है, वो प्रिज्म के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस के बारे में बात की गई है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इस चैप्टर का बहुत ही अच्छा वेटेज होल्ड करते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में मैं किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की बात कर रही हूँ। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैसे होता है,
टिंडल इफेक्ट क्या है, और इसके अलावा अर्ली सनराइज और सनसेट किस तरीके से होता है, ये सब टॉपिक्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको ह्यूमन आई में ये सारे टॉपिक्स पता होने चाहिए कि आई का क्या फंक्शनिंग है, डायग्राम कैसे काम करता है, आई के डिफेक्ट्स क्या है, प्रिज्म कैसे काम करता है, प्रिज्म में अगर वाइट लाइट पास होती है तो रेनबो फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो रहा है या टिंडल इफेक्ट हो रहा है, ये सारे जो इफेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये क्यों मिल रहे हैं। और ये सारे इन सब टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। अब आ जाता है थर्ड चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी सब बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, सबको लगता है बहुत हार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं हो पाएगा, पर इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए, न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से आने चाहिए। न्यूमेरिकल्स आपको सबसे अच्छे से कैसे हो सकते हैं, तो बार बार न्यूमेरिकल्स को जो कि टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल्स में या ब्लू क्वेश्चन में दिए गए हैं, वो आपको बार बार प्रैक्टिस करने हैं। न्यूमेरिकल सबका एकदम अच्छे से हो जाना चाहिए। ईजी ट्रिक क्या दूंगी मैं, लिखो एक बार, न्यूमेरिकल देखो एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, न्यूमेरिकल समझो और उसको खुद से करने का, सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर दोबारा लिखो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है, किसी को भी जो ये वीडियो देख रहा है, कि साइंस हो जाएगी रट्टा मारकर, तो साइंस रट्टा मारकर नहीं होती है। आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स की, आपको समझ आना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, और आपको ये पता होना चाहिए कि फिर हमको उस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला डालना है तो आंसर सही आएगा। तो ये जो साइंस की अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट है, जो कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम आता है, वो आपको याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। और न्यूमेरिकल तो फिर एक ही तरीके से सॉल्व हो सकता है कि आपको बार बार लिख लिख कर देखने हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में क्या और इम्पॉर्टेंट है मैम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के डायग्राम दिए गए हैं, थियरी समझाई गई है, आपको वो आना चाहिए। इसके अलावा पैरेलल और सीरीज रेजिस्टेंस के बारे में बात की गई है इस चैप्टर में, तो वो पैरेलल और सीरीज रेजिस्टेंस, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए गए। वो आपको पैरेलल और सीरीज रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, और फ्यूज़ पता होना चाहिए कि फ्यूज़ का किस तरीके से काम आता है, क्योंकि फ्यूज़ भी एक तरीके का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ बच्चों को इसी चैप्टर में होता है, कुछ बच्चों को एकदम पहले से भी पता होता है, जिस तरीके से भी पता हो, पर फ्यूज़ आपको आना चाहिए। तो ये तो कुछ टॉपिक्स है जो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली दैट इज़ न्यूमेरिकल्स, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में बात की गई है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात की गई है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और सर्किट में कौन सा सिंबल लगता है। तो वो सब भी आपको एक बार, जो सिंबल्स दिए गए हैं वो भी आपको एक बार देख लेने हैं, वो ईजिली आपको मार्क्स दिलवा देंगे कि सिंबल क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट का, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी चीज़ें यूज़ हो रही है उनका सिंबल क्या है, या फिर रेजिस्टेंस क्या होती है, ये सब आपको इस चैप्टर में देख लेना है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी में तो आपको बेसिकली न्यूमेरिकल्स बाय हार्ट करने हैं, ओम्स लॉ आना चाहिए, पैरेलल और सीरीज रेजिस्टेंस आना चाहिए, फ्यूज़ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होती है, ये सब आपको पता होने चाहिए। लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर किसी ने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है तो उसको पता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, दोनों ही बहुत ज़्यादा सेम चैप्टर्स हैं। तो अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सबसे पहले 2 मार्क का क्वेश्चन हर बार आता है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इसका भी क्वेश्चन आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की पता होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आ सकता है, सोलेनॉइड क्या होता है वो आ सकता है कि सोलेनॉइड क्या होगा, किस तरीके से सोलेनॉइड में फंक्शन करती है। फिर अगर करंट जा रही है स्ट्रेट वायर से या लूप से, अगर करंट जा रही है थ्रू स्ट्रेट वायर या फिर लूप, तो उसमें किस तरीके से मैग्नेटिज्म जनरेट होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। करंट थ्रू स्ट्रेट वायर है ना, वो आपको पता होना चाहिए। करंट अगर स्ट्रेट वायर से जा रहा है या फिर अगर लूप से जा रहा है तो वो किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करेगा, तो वो आपको पता होने चाहिए टॉपिक। इसके अलावा आपको इसमें फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल दिया हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल दिया हुआ है
सिलेबस में आपको ये आना चाहिए और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ टॉपिक्स है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी दिए होंगे। हर फिजिक्स में न्यूमेरिकल दिया है, नहीं दिया है। अगर नहीं भी दिया है इस चैप्टर में तो न्यूमेरिकल्स नहीं है पर्टिकुलरली, पर ये मैं लास्ट में ऐड ऑन करना चाहती हूँ फिजिक्स ख़त्म होने के चारों के बाद कि न्यूमेरिकल्स भी आपके एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, फोर्थ ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इसमें तो न्यूमेरिकल्स नहीं है, पर जनरली ये प्रिपेयर हो जाने चाहिए आपके। तो ये रहे सारे फिजिक्स के चैप्टर। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ये टॉपिक्स मुझे पर्टिकुलरली जितने भी मैंने लिखे, जो मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। पढ़ना तो आपको सभी बुक है, बस हमने जो टॉपिक्स बताए हैं वो आपको थोड़े ज़्यादा पढ़ने हैं, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। और वीडियो के एंड में मैं यही कहूँगी कि केमिस्ट्री का टिप यही है, जितने रिएक्शंस है बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार लिखो, बार बार समझो। बायो के लिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो रिमेंबर करो, की पॉइंट्स याद करो, डायग्राम अच्छे से बनाना सीखो। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बार बार सॉल्व करो और जो थियरीज है वो अच्छे से पढ़ो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि वीडियो काफ़ी सीरियस हो चुका है तो मैं इसको एक पॉजिटिव नोट पे एंड करना चाहती हूँ और मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि एग्ज़ाम जस्ट तुम्हारी जो तुमने पूरी साल मेहनत की गई है उसको टेस्ट लेने के लिए एक तरीका है, एक माध्यम है। और तुमको क्या करना है, अपना बेस्ट देना है एग्ज़ाम्स में, पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी है, प्रॉपर सोना है, प्रॉपर खाना पीना खाना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो तुम्हारी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। तो पढ़ाई करनी है पर साथ साथ अपने सेहत का भी ख्याल रखना है, खाना पीना बराबर टाइम से खाना है, बीमार कम से कम पड़ना है। और ये याद रखना है कि ये एक एग्ज़ाम तुम्हारी पूरी लाइफ डिसाइड करने के लिए ज़रूरी भी है, पर इसमें तुम्हारा बेस्ट परफॉर्म करना ये तुम्हारा खुद का खुद के अंदर से ही आना चाहिए। तो सबको खुद के मेहनत से पढ़ना है, घर पे अच्छे से सारे टॉपिक्स बार बार बाय हार्ट करने हैं, डायग्राम अच्छे से बनाने हैं, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़नी है। ये चीज़ें तुमको करनी पड़ेगी तो आपके सबके एग्ज़ाम्स अच्छे जाएंगे। और एज अ साइंस टीचर मैं आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स बोलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब एकदम अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्म करें और हमारा स्कूल का और जहाँ भी जो पढ़ रहा है हर एक अपने पेरेंट्स का, टीचर्स का नाम रोशन करे। यही मेरी कामना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।